और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमारा ये है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या 1%, 2% या 10%, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है कि 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 1 में भी पूछा था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी। उसमें देखिए क्या दिया गया है। देखिए दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो अ, पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और क्या पाया गया है। देखिए ये जो पाया गया है इसमें ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन? तो ये है फ्रेंड्स आपके हरे पौधे, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न में बनाया था। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले एक और प्रश्न आप देख लीजिए। खाए हुए भोजन की मात्रा का कितना जैव मात्रा में बदल जाता है। यानी कि जो हम लोग जो खाते हैं भोजन की तीव्रता का कितना प्रतिशत जो है कि मात्रा में बदल जाता है अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि आंसर आपका क्या है, तो 10%। देखिए 10% आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं ऐसा ऑप्शन जानबूझ के देता हूं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फ्रेंड्स आपका जो है कि सही करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, ठीक है। देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का कितना जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो ये है आपका फ्रेंड्स 10%, जो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी के नीचे से जो है कि ये प्रश्न बनाया गया था। देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10%, यही 10% पूछा गया था। लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो यहीं से आपका जो है कि फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। यहीं से प्रश्न बना था। और देखिए एक फैक्ट यहाँ पे और भी हाईलाइट की गई है। देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ से आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। यानी कि जो आहार श्रृंखला होती है उसमें जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको क्या कहा जाता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या आहार जाल, क्या आहार तंत्र, या आहार स्तर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आहार जाल। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। तो ये सारे जो कि फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिए 4 नंबर का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न कहाँ से बनाए गए हैं अभी हम लोग देखेंगे। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है, ठीक है। यानी कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, क्या त्रिदिशिक होता है, क्या बहुदिशिक होता है, या एक दिशिक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है फ्रेंड्स वो एक दिशिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए ये आपकी जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और यही सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके साइंस में भी दिया गया है। और उस साइंस में लास्ट वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें फ्रेंड्स ये है आपका पर्यावरण। उस चैप्टर का नाम ही है हमारा पर्यावरण। तो ये ईवीएस में भी काम करेगा। और ज्योग्राफी में आप जो है पढ़ेंगे तो वो भी आपका ईवीएस में आ जाएगा। और ये साइंस और ज्योग्राफी के जो है कि लगभग सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए डाट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स डाट है यहाँ पे शुरुआत में, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर क्या मौजूद होते हैं, ये प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या स्वपोषी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स होते हैं स्वपोषी। यहाँ पे डट के स्थान पे स्वपोषी हो जाएगा। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका बनाया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए, क्या तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, या द्वितीयक उपभोक्ता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्वपोषी होते हैं, ये आपके स्वपोषी होते हैं जो कि सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन, तो स्वपोषी। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, ये जानबूझ के ऑप्शंस बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बनाया गया था, स्वपोषी। देखिए स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यही जो सारे जो फैक्ट दिए रहते हैं आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है। यानी कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसके पास जो है कि उच्च ऊर्जा स्तर है। क्या दृश्यमान विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर है, क्या पराबैंगनी विकिरण के पास है उच्च ऊर्जा स्तर, या अवरक्त विकिरण के पास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा 7 का जो है कि राइट आंसर क्या है, पराबैंगनी विकिरण, ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर ये पराबैंगनी जो विकिरण है इसके पास फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा स्तर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 7 नंबर का प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ओजोन गैस के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, तो के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं में ओजोन बनाती है। देखिए उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो ये आपको जो है कि इतना जो है कि कैप्चर करना था। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। यानी कि क्या जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव, ये तीनों परितंत्र के संघटक हैं, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए परितंत्र के संघटक आपके जंतु भी होता है, और पौधे भी होते हैं, और जो है कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं। और देखिए पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, पादप भी कहते हैं।
तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। ये परितंत्र के सभी घटक हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया, देखिए परितंत्र के संघटक क्या हैं, तो देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव, ये क्या है, सभी परितंत्र के संघटक हैं। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया गया है, पर्यावरण में जो प्लास्टिक है डॉट डॉट की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है। क्या परजीवी है, क्या जीवाणु, मृतोपजीवी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ये पर्यावरण में जो प्लास्टिक है ये फ्रेंड्स जीवाणु जीवाणु और मृतोपजीवी, ठीक है, ये जीवाणु और मृतोपजीवी की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपका दोनों सही है, इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन इसीलिए मैं एनसीईआरटी यहाँ पे बुक का दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जो है कि समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि देखिए यहाँ से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतोपजीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये लाइन जब आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो आपको बिलीव हो जाता है और प्रश्न समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग जो है कि देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न और है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि वो कौन से वे पदार्थ वो कौन से पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि क्या कहलाते हैं, तो ये फ्रेंड्स कहलाते हैं जैव निम्न करणीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से ये देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्न करणीय कहलाते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका ये प्रश्न बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए आहार श्रृंखला सबसे पहले देखिए शाकाहारी आते हैं, फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं, फिर उसके बाद सर्वाहारी आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है कि घास क्या है, तो ये जो है कि आपका देखिए सबसे पहले क्या है, घास है, ठीक है। ये घास है और घास को जो है कि देखिए बकरी खा जाती है और बकरी को देखिए यहाँ पे मानव खा जाता है। तो ये जो है कि आपके आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तो यही है आपका। ये आपका जो है कि एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। यानी कि ये ऑप्शंस में जो हार्मोन दिए गए हैं इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो पादप में तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये इंसुलिन तो सबसे पहले ये मानव हार्मोन है, ये हमारा कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पादप की बात की गई है, पादप यानी पौधों की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है। ये जिब्रेलिन ऐसा जो है कि हार्मोन है पादपों का जो कि तने में वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न आपका कहाँ से बनाया गया है, तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे होंगे, देखिए पादप हार्मोन द्वारा दूसरा उदाहरण क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में क्या होता है, तो सहायक होता है। और एक और ऑप्शन में था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो पादप में जो है कि कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये जो है कि आपके जो है कि प्रश्न का ये था, ठीक है। और ये देखिए एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। तो ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो ये आप जो है कि देख लीजिए। और देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये आपके 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न पूछ लिया गया था TRE 3.0 में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं।
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहीं से आपको ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखिए एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ठीक है, ये रसायन रिक्त स्थान यानी सेनेप्स को पार करते हैं। ठीक है, तो दो खाली देखिए ये रिक्त स्थान है और दो अगली देखिए पार करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रवाह प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है कि इसके नीचे जब आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए, यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथ सेनेप ऐसे आवेगों की तंत्रिका कोशिकाओं के जैसी पेशी कोशिकाओं एवं ग्रंथि तक ले जाता है। ठीक है, तो ये सेनेप्स है। दो तंत्रिकाओं के जो है कि खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो देखिए रिक्त स्थान, यहीं से आप पकड़ लेंगे रिक्त स्थान, इसको सेनेप्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था। और देखिए टमाटर में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या एसिटिक अम्ल, क्या टार्टेरिक अम्ल, क्या लैक्टिक अम्ल, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए इसको बता ही देते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो टमाटर में फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि हमारा टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये हमारा इमली में पाया जाता है। और ये हमारा जो है कि टीआरई 1 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चारों एग्जाम में जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, और यहाँ पे टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। और ये देखिए टीआरई 1 में इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया था, और ये टमाटर में ये 6 to 8 में टीआरई 2.0 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि अनिवार्य है। और यहाँ से खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में देखिए सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में देखिए मेथनोइक अम्ल, और नेटल का डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल जो है कि पाया जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से एक नंबर आपका ज़रूर पूछा जा सकता है और जाएगा भी। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी एक नंबर का बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहता है कि लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है और कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इस प्रश्न का जो है कि राइट, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए और लिखिए लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को देखिए क्षार जो है कि नीला कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ से, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दो पॉइंट हैं, इसको भी आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा ये है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार का उदाहरण है आप हमें कमेंट करके बताइए। विकृत गंधिता का उदाहरण है, या अपचयन का उदाहरण है, या उपचयन का उदाहरण है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत जब चढ़ जाती है तो ये जो है कि हमारा ये संक्षारण का उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए संक्षारण का उदाहरण है। और संक्षारण आपका फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी आपका इसी तरह से चालाकी से प्रश्न को बनाती है और ऑप्शन को सेट करती है, और फ्रेंड्स आप जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इसी तरह के, तो फ्रेंड्स आप जो है कि एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंस के तौर पे आप जो है कि प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ई, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए संक्षारण होता क्या है, तो देखिए संक्षारण के उदाहरण सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए आपने अवश्य देखा होगा, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जैसे मोर्चा जिसको कहते हैं आप लोग, और इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स यहीं से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। बता दें कि ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? क्या ऑक्सीजन गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं, या नाइट्रोजन गैस भरते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो चिप्स बनाने वाले होते हैं वो चिप्स की थैली में वो नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं अभी हम लोग नीचे देखेंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है विकृत गंधिता, और विकृत गंधिता का उदाहरण देखिए होता क्या है। देखिए वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उनका स्वाद गंधयुक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वो प्रतिऑक्सीकारक होते क्या है? देखिए वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं? यहाँ पर देखिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। उपचयन का मतलब फ्रेंड्स मतलब उसमें गंध न आ सके, और वह जो है कि ऑक्सीजन के प्रभाव में अगर आ जाएगा चिप्स तो वो जो है कि ख़राब हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स की थैलियों में, नमकीन के थैलियों में। ये क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये जो है कि कम सक्रिय गैस है। कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आप इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, देखिए क्या होता है तब कौन सी क्रिया होती है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए तीर ऊपर जाएगी तो वृद्धि होगा, और हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये आप समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तब कौन सी क्रिया वहाँ पर हो रही है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका जो है कि उपचयन क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इन चीज़ों को हम लोग एनसीईआरटी में से समझते हैं होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है
जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो आप जो है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी हो जाएगा, या अगर आप नोट बना रहे हैं, शार्ट नोट बना रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट का, तो फ्रेंड्स आप लिख लीजिए कि उपचयन हेडिंग डाल के कि उपचयन में होता क्या है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। और अपचयन में होता क्या है, तो अपचयन में फ्रेंड्स ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। दो चीज़ों को यहाँ पे समझना है, ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स नीचे हम लोग जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए, देखिए मैं सिर्फ प्रश्न लाता और आंसर बताता और निकल जाता, लेकिन फ्रेंड्स एनसीईआरटी की कटिंग जो मैं देता हूँ वहाँ से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या श्वसन है, या शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये जो है कि आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, या वियोजन क्रिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स ये जो है कि सी हमारा जो है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, और श्वसन और शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये दोनों जो है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से जो चीज़ें हाईलाइट हैं उसको सिर्फ आप देखिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो निर्माण उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी, तो ऊष्मा या ऊर्जा देखिए इसमें हो रही है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए यहाँ से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और श्वसन क्यों जो है कि अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ से हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो श्वसन हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ से और भी है, देखिए शाक सब्जियों, यहाँ से देखिएगा दूसरा क्या है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ से एक उदाहरण यहाँ से और एक उदाहरण यहाँ से, ये दोनों चीज़ें आप जो है कि याद रखिए। और फ्रेंड्स प्रश्न भी आपके एग्जाम में यहीं से बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ से अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक निम्नलिखित में से किनका उपयोग करेंगे। यानी कि अम्ल एवं क्षार की अगर जांच करना होगा तो आप जो है कि किसका उपयोग करेंगे, क्या मेथिल ऑरेंज का उपयोग करेंगे, या फिनाल्फ्थेलिन का उपयोग करेंगे, या सिट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे, या उपयुक्त में से सभी या एक से अधिक का उपयोग करेंगे, या उपयुक्त में से किसी का नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए फ्रेंड्स आप जो है कि किसका उपयोग करेंगे, तो मेथिल ऑरेंज का और फिनाल्फ्थेलिन का, ठीक है। ये दोनों जो है कि इसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से सी वाला गलत है। और यहाँ से देखिए अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए, तो देखिए जो चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ यहाँ से, देखिए अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फ्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं इनको आप जो है कि कैप्चर करिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है, ये भी प्रश्न बनता है और शायद आगे बन जाए। ये भी आप जो है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन किस प्रकार के आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अम्लीय विलयन इसमें प्रश्न में पूछा गया है,
क्या अम्लीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं या OH ऋणायन जो है कि उत्पन्न करते हैं या CO2 आयन उत्पन्न करते हैं या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो अम्लीय विलयन होता है ये जो है कि H+ आयन जो है कि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो H+ आयन अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन क्या उत्पन्न करता है, तो OH ये जो है कि माइनस, ठीक है। तो अम्लीय क्षारीय आप याद रखिएगा, ये आपका जो है कि क्षार है और ये आपका जो है क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें देखिए आपके NCERT में भी दी गई हैं। देखिए यहाँ से देखिए विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्लों में धनायन यानी कि अम्लों में H+ आयन तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl माइनस, HNO3 में NO3, CH3COH में इसमें देखिए CH3COO माइनस, ठीक है। और H2SO4 में SO2 माइनस होता है, ठीक है। देखिए अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण इनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह किस प्रकार का विलयन होगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। देखिए किसका विलयन 7 होगा तो वो किस प्रकार का विलयन होगा, और किसका जो है कि विलयन 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो किस प्रकार का विलयन होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो किस प्रकार का विलयन होगा। इसमें से जो है कि 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपका बना है कि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह किस प्रकार का विलयन है, ठीक है। तो वे देखिए जिसका विलयन pH मान 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा तो वो किस प्रकार का विलयन होगा, तो वो अम्लीय विलयन होगा, ठीक है, अम्लीय विलयन होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लवण का होता है 7 होता है तो वो जो है कि लवण हो जाता है, और 7 से जिसका जो है कि pH मान अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, और यही चीज़ें देखिए आपके NCERT बुक में भी दी गई हैं। देखिए यहाँ से हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जिसकी अधिक होती है उसका pH मान उतना ही कम होता है। देखिए किसी भी उदासीन का, देखिए उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। तो किसी भी जो है कि pH मान 7 होगा तो वो विलयन आपका उदासीन होगा। और यहाँ से देखिए pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय विलयन होगा, और pH मान 7 एवं 14 से होगा यानी कि 7 से ज़्यादा होगा तो वह किस प्रकार का विलयन होगा, तो वह क्षारीय विलयन होगा। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ से देखिएगा। और देखिए हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है, तो जो है कि हमारा शरीर यानी कि मानव शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है, ये जो है कि आपके जो है कि प्रश्न में पूछा गया है। क्या 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है हमारा शरीर, या 12 से 14 pH परास के बीच कार्य करता है हमारा शरीर, या केवल 10 pH, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा शरीर जो होता है 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ें आपके जो है कि NCERT बुक में भी दी गई हैं। देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व, देखिए यहाँ से देखिए हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से एक पॉइंट और है जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ। देखिए वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये चीज़ें आपके NCERT बुक में और SCERT बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो फ्रेंड्स वो जो है कि ग्रह आपका कौन सा है, तो वो ग्रह आपका शुक्र है।
शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए मैं आपको जो है कि हमेशा बताता हूँ कि ये जो है कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में देता है कि क्या आप जानते हैं। तो ये समझ जाइए कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। ठीक है, तो ये जो है कि आप यहाँ से ये जानकारी आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या बेकिंग सोडा का जो है कि उपयोग पानी वाले जल को पीने वाले जो जल होते हैं उनको जीवाणुओं से मुक्त करने या शुद्ध करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या विरंजक चूर्ण का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए या पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए ये विरंजक चूर्ण का जो है कि उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण, देखिए यहाँ से विरंजक चूर्ण होता क्या है। देखिए सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा कि क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यानी कि ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है और ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। देखिए ये इसमें कहा क्या गया है कि विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना। तो देखिए ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, और ये देखिए यहाँ से क्लोरीन इसमें जो है कि इसमें क्लोरीन मिलाया। देखिए क्लोरीन का निर्माण करने के लिए क्लोरीन गैस का विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए ये क्लोरीन गैस है और यहाँ से ये विरंजक चूर्ण जो है कि प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जल भी इसमें निकला है कुछ। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में होता है, हमारा प्रश्न ये था। तो देखिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और कई रासायनिक उद्योगों में से एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बना था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, यानी कि जब आपको जो है कि अपच होता है तो उसमें आप जो है कि किस औषधि का उपयोग करते हैं या किया जाता है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर क्या एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, या एंटासिड का उपयोग करते हैं, या एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अपच का जब उपचार किया जाता है तो इसमें जो है कि एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया। देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, देखिए यहाँ से हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचक में सहायक होता है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो है कि कौन जो है कि उत्पन्न करता है, हमारा उदर। ठीक है, और यहाँ से देखिए अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें उदर में क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जैसे पेट और दर्द होने लगता है। और देखिए इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, देखिए यहाँ पे एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए एंटासिड, देखिए इस अध्याय से के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपके आवश्यक सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है कि जब आप उपच होता है तो एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया
जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, खिलौने बनाने के लिए, या टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, या सजावट का सामान बनाने के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलौने बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए भी किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, या सजावट का सामान बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जिप्सम को 373 के पर गर्म करने के लिए यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है, और इसी को हम लोग जिप्सम भी कहते हैं। देखिए यहाँ से इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो जिप्सम से जो है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो जब जिप्सम को हम लोग 373 जो है कि तापमान पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये जो है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये देखिए यहाँ से ये जिप्सम है, और जिप्सम होने पे देखिए ये हमारा क्या निकला है? ये हमारा निकला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने एवं सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो ये आपने जो है कि अभी ऑप्शंस में देखा था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? यानी कि आपको जैसे पता है कि धातुएं कठोर भी होती हैं, लेकिन वो चाकू से नहीं कटती हैं, मतलब आसानी से नहीं कटती हैं। लेकिन जो है कि वो कौन सी धातु है जो चाकू से भी इनको काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है कि तीनों चाकू से जो है कि काटी जा सकती हैं। ठीक है, तो चाकू से काटी जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके फ्रेंड्स NCERT में भी दी गई हैं। यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप व ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो वो मरकरी है। ठीक है, मरकरी है। और देखिए धातुओं का गलनांक अधिक होता है। देखिए गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। और यहाँ से देखिए, यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। और ये देखिए आयोडीन अधातु होते हैं, अधातु होते हुए भी क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। और देखिए कार्बन के अपरूप, देखिए एक हीरा है, कार्बन का अपरूप है हीरा। और यहाँ से देखिए कार्बन का अन्य क्या है अपरूप? ग्रेफाइट विद्युत का जो है कि एक सुचालक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और क्षारीय धातु, यहाँ से देखिए क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनके घनत्व एवं गलनांक बहुत कम होते हैं। तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके जो है कि आपके जो है कि यहाँ से देखिए ये प्रैक्टिकली जो है कि करके ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी जो है कि धातुएं हैं, यानी कि किसका उपयोग जो है कि विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स सीसा और टीन, ये जो है कि इनको क्या किया जाता है? तो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इसमें गलत है, लोहा नहीं है। तो सीसा
सीसा और टीन को आप याद रखिएगा। सीसा और टीन का उपयोग जो है कि विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं। और सबसे पहले यहाँ से जो है कि बता दें कि ये देखिए विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते CuZn की मिश्र धातु पीतल, ताम्र एवं टीन CuSn की मिश्र धातु कांसा विद्युत की कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए। तो ताम्र का जो है कि प्रयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत का जो है कि परिपथ बनाने के लिए। और देखिए सीसा एवं टीन Pb और Sn की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और एक प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो है कि ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 और री एग्ज़ाम PRT में पूछा गया था। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ये साइंस का ही प्रश्न है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये प्रश्न स्टैटिक जीके का है, तो ये जो है कि साइंस में धातु जो ये जो लौह स्तंभ है, इसका जिक्र आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में किया गया है। तो ये प्रश्न आपके TRE 3.0 में यहाँ से पूछा गया था। देखिए ये धातु एवं अधातु है, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में। देखिए दिल्ली स्थित लौह स्तंभ, और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये इससे ये होता है कि आपके जो है कि सभी प्रश्न हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो, इनके सभी के प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पीने योग्य होता है। यानी कि देखिए एल्कोहल तो वैसे कोई जो है कि पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन इनमें से जो कौन सा एल्कोहल है जो पीने योग्य होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एथेनॉल, एथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जो कि पीने योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ से एथेनॉल के गुणधर्म। देखिए एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। और देखिए यहाँ से इसलिए एल्कोहल का जो है कि उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप आप देखे होंगे, और टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। तो आपने देखा होगा जो लोग सिरप या टॉनिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो कफ वाली सिरप होती है, जो खांसी वाली सिरप होती है, उसको अगर डायरेक्टली आप एक पी जाएंगे तो हानिकारक तो उतना नहीं होगा, लेकिन आपको नींद बहुत जाएगी, मतलब नशा युक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो है कि एथेनॉल जो होता है इसका उपयोग हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें बनाकर जैसे कफ सिरप टॉनिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो एक प्रकार जो एथेनॉल एल्कोहल है ये जो है कि पीने योग्य होता है। यही क्या है पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा ये है कि बिहार में कब विनाशकारी भूकंप आया था। यानी कि फ्रेंड्स बिहार राज्य में, देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि बिहार राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आपकी बिहार जो है कि साइंस जो एससीईआरटी बुक है बिहार की, उसमें ये जो है कि प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए बिहार में कब विनाशकारी भूकंप आया था, ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। क्या 1933 में, क्या 1934 में, क्या 1935 में, या एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा बिहार में जो है कि आपका जो है कि विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दो डेट आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स 1934 में आया विनाशकारी भूकंप। देखिए 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2001 में आया गुजरात के भूकंप, यानी कि 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। ठीक है,
और यहाँ से देखिए सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। तो ये आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गुजरात के भूज जिले में बड़ा भूकंप कब आया था? ये आपका जो है कि प्रश्न NCERT और SCERT दोनों में दिया गया है। देखिए गुजरात के भूज जिले में बड़ा भूकंप कब आया था? ये आपका जो है कि प्रश्न सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये NCERT में दिया गया है, ठीक है। तो गुजरात के भूज जिले में बड़ा भूकंप कब आया था? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आया था बड़ा भूकंप कब आया था? आप जो है कि कमेंट करिए। देखिए क्या आया था? 10 अक्टूबर 2001 को, 15 अप्रैल 2001 को, 26 जनवरी 2001 को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गुजरात के भूज जिले में बड़ा भूकंप आया था आपका 26 जनवरी 2001 में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कहाँ पर दिया गया है? तो देखिए ये है आपकी क्लास 8th की NCERT की बुक साइंस की, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया गया है? 8 अक्टूबर 2005 को भारत में, और वो भी भारत में कहाँ पर? तो उत्तरी कश्मीर में के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। ये चीज़ें अगर आपके NCERT में दी गई हैं तो 100% प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए इससे पहले कहाँ पर आया था? तो गुजरात के भूज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, जहाँ पर यहाँ पर जो है कि बहुत ही अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो ये जो है कि प्रश्न आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कुछ जो है कि भूकंप के बारे में दिया गया। देखिए 26 NCERT में ही क्लास 8th की, देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था, ठीक है। और देखिए महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी, ये भी दिया गया है। और आगे जब आप बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा आ गया है, निम्नलिखित में से किन कारणों से भूकंप उत्पन्न हो सकता है? यानी कि भूकंप किन कारणों से आता है, या किन कारणों से भूकंप उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है कि आप कमेंट करिए। देखिए किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से क्या भूकंप उत्पन्न होगा? कि किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है, या पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये एक बार BPSC में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जो उपर्युक्त 3 कारण हैं, इन 3 कारणों से जो है कि भूकंप उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपकी जो है कि NCERT बुक में कहाँ पर दिया गया है? देखिए पृथ्वी पर, ये देखिए आप जो है कि नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने से भूकंप उत्पन्न हो सकता है, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से भूकंप उत्पन्न हो सकता है, या भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण जो है कि भूकंप उत्पन्न हो सकता है। और देखिए एक चीज़ और है ऊपर, यहाँ से देखिए इसी पेज पे, परंतु अधिकांश भूकंप जो है कि पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। तो ये जो है कि भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं, ये आपके कारण थे। तो आपने देखा, ठीक है। अब देखिए आगे भूकंप के बारे में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। और जब भूज में और कश्मीर में जो भूकंप आया था तो उसका रिक्टर पैमाने के अनुसार परिणाम कितना था? 7.5 था, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और भूकंप को जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे, देखिए भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप फ्रेंड्स मापा जाता है रिक्टर पैमाने से, या सिस्मोग्राफ से भी मापा जाता है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स देखिए मैं ऐसे ही प्रश्न नहीं बनाया हूँ, क्योंकि ब्रेल लिपि के बारे में आपकी NCERT और SCERT क्लास 8th में दोनों बुक्स में दिया गया है, ठीक है।
तो देखिए ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। और फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका TRE 2.0 PRT में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, क्या 9 जनवरी को या 4 फरवरी को या 8 फरवरी को, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को जो है कि मनाया जाता है, ठीक है, ये 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। इसके नीचे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्लास 8th की NCERT में दिया गया है, SCERT में भी है, लेकिन सेम यही चीज़ें दी गई हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृत मतलब ये अंधे थे, ठीक है, और युक्त व्यक्ति थे, ने चक्षुष विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। इसे जो है कि 1821 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और देखिए ये आपके जो है कि लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक हैं। और देखिए ये विश्व ब्रेल लिपि दिवस इसलिए मनाया जाता है 4 जनवरी को, क्योंकि ये इनका जन्म ही हुआ था 4 जनवरी जो है कि 1809 में, ठीक है। तो ये आपके जो है कि NCERT बुक में नहीं दिया गया है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था TRE 2.0 में। देखिए वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी। देखिए उस प्रश्न को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये TRE 2.0, देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के और PRT के क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड किया हूँ। वहाँ से फ्रेंड्स आप डाउनलोड करिएगा TRE 2.0 वाला, उसमें आप इस प्रश्न को देखिएगा 74 नंबर का। जब आप जाएंगे तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये TRE 2.0 PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो आपकी चीज़ें NCERT SCERT में दी गई हैं उससे प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। यानी कि इन जो है कि ऑप्शंस में जो दिए गए हैं हार्मोन, इनमें से जो है कि कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों में स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स क्या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या लैक्टोज या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है जो एस्ट्रोजन, ये फ्रेंड्स आपका जो है कि स्त्रियों में जो है कि स्रावित होने वाला ये हार्मोन है, कौन सा, एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपकी जो है कि क्लास 8th में भी दी गई हैं, क्लास 10th में भी दी गई हैं और क्लास 7th में भी दी गई हैं। तो इन चीज़ों को आपको जो है कि यहाँ पे कैप्चर करना है। देखिए यौना आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन या पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जिसके बारे में जो है कि आपने अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए ये हार्मोन करता क्या है, तो ये जो है कि इनके चेहरे पर जो दाढ़ी बाल आ जाते हैं, यानी कि चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। देखिए लड़कियों में यौना आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। और ये जो स्त्रियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, इससे होता क्या है, तो स्तन विकसित होता है, ठीक है, और दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। तो ये आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर भी दिया गया, देखिए पीयूष ग्रंथि से अस्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में और एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो ये आप जो है कि आपके NCERT बुक में दिया गया है, तो इसको जो है कि आपको जो है कि याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु जो है कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, क्या वो अंडप्रजक कहलाते हैं
या वो अंडयुक्त कहलाते हैं, या जरायुज कहलाते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो आपके जो है कि ये जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, देखिए क्लास 8th में ही, जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। तो ये प्रश्न बन सकता है। देखिए, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। तो इनको आपको जो है कि याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ से जब आप जाएंगे नीचे तो दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी पदार्थ की अवस्थाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं? यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं, सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों जो है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं। और ये जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा तय की जाती हैं, ये आपको जो है कि बताना है। क्या तापमान और दाब के कारण, या गलनांक के कारण, या मिश्रण के कारण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ये आपका दाब और तापमान के जो है कि कारण जो है कि तय की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बारे में देखिए क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये मैं प्रश्न जब मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवाया था चैप्टर वाइज, फैक्ट और एमसीक्यूज, उसको नहीं देंगे तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग चीज़ें कर चुके हैं उन्हीं चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपका जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम, ये PRT में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ड्राई आइस आप जो है कि कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो ड्राई आइस हम लोग क्या नाइट्रोजन को कहते हैं, या ऑक्सीजन को कहते हैं, या हाइड्रोजन को कहते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ड्राई आइस हम लोग जो है कि किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न सेम रहता है, बस ऑप्शंस अगर इधर उधर कर देगा तो आप जो है कि परेशान हो जाएं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि अगर अपने आंसर के प्रति श्योर रहेंगे तो आप कोई भी ऑप्शंस टिक बढ़िया तरीके से कर लेंगे। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। एक बार में यह जो है कि प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। और यहाँ से देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस, ये जो है कि दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं। तो दोनों प्रश्न का आपको आंसर यहाँ से मिल गया। ये आपके जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर पहले में ही ये दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? ये जो है कि आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो एक प्रश्न आपका जो है कि ये जो है कि जरूर पूछा जाता है बीमारियों से संबंधित। ठीक है, तो इनमें से आप जो है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये एड्स या डेंगू या इन्फ्लुएंजा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि एड्स हो गया, ये डेंगू बुखार हो गया, और ये इन्फ्लुएंजा, ये तीनों जो है कि किससे होते हैं? ये वायरस से होते हैं। ठीक है, ये वायरस के द्वारा ये जो है कि आपके तीनों रोग होते हैं। तो इनमें से जो है कि कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके जो है कि क्लास जो है कि क्लास ये आपका ये क्लास नाइन्थ में जो है कि ये दिया गया है SCRT बुक से। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, और यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? वायरस से होने वाले सामान्य रोग। तो आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपने जो है कि कॉपी पे लिख लीजिए कि वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, तथा कुछ रोग जैसे टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रासाइट, ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो वायरस द्वारा कौन कौन से होते हैं? तो जुखाम,
खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स, ये क्या होते हैं? तो ये वायरस से होते हैं। और ये पीला वाला देखिए, ये जो है कि ये बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। और ये रेड वाला देख लीजिए यहाँ पे कि सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होता है। और ये ग्रीन वाला क्या है? प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग होता है। और देखिए इसी प्रकार की जो है कि फील पाँव नामक एक रोग है, ये जो है कि कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। तो ये आप जो है कि 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, तो इनको आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये जो है कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसमें जो है कि फंस जाएंगे और तुरंत आप क्या करेंगे कि ऊर्ध्वपातन ऑप्शन नंबर ए ट्रिक लगाएंगे और आपका जो है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि आप प्रश्न को समझिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया होती है, ये निक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में, क्लास 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में देखिए एक प्रश्न हमारा यहाँ से था, एक प्रश्न यहाँ से बना था, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड और पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं। और एक प्रश्न यहाँ से बनाया हूँ, दोनों प्रश्न आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने कॉपी पर कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो बस यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या है? ये जो है कि आपके एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हैं, इनको आप याद रखिएगा। और ये जो है कि फ्रेंड्स ये क्या है? ये आपका जो है कि बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है। तो यही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ये कवक जो है कि फ्रेंड्स ये आपका ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये आपके जो है कि क्लास 9th में दिया गया है साइंस में, एनसीईआरटी वाले में। देखिए, वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। और देखिए एक कोशिकीय में होता कौन कौन से हैं? देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अमीबा हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, और पैरामीशियम हो गया, और बैक्टीरिया हो गया। ये जो है कि क्या है? तो ये जो है कि इन सजीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। और यहाँ से देखिए नीचे क्या दिया गया है, ये देखिए बहुकोशिकीय जीव में यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है? फंजाई, इसको हम लोग कवक कहते हैं, पादप तथा जंतु, ये क्या है? जो है कि एक कोश, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो आप जो है कि इनको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? ये देखिए, ये चीज़ें मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या प्लास्टिड होगा, या अंतःद्रव्य जलिका होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है, ये हम लोग किसको कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। ठीक है, तो लाइसोसोम हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, क्लास जो है कि आपके 9th में ही। ठीक है, देखिए लाइसोसोम, देखिए
लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। और देखिए लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ये भी आप जो है कि याद रखिए। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, ठीक है। तो ये भी है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे इसी पेज के नीचे देखिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए, इसलिए लाइसोसोम को हम लोग को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, ये चीज़ भी आपकी क्लास 10th NCERT में दी गई है। क्लास 10th में कि 9th में, ठीक है, हाँ 9th में दी गई है। देखिए मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, या 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्यों में जो दो फ्रेंड्स होती है ध्वनि की श्रव्यता परिसर, ये कितना होता है, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके जो है कि क्लास 9th में ही दिया गया है, देखिए। और ये जो है कि TRE 2.0 PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आप TRE 2.0 वाला जो PRT वाला जो पेपर था, आप जो है कि उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से श्रव्यता का परिसर, देखिए मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो ये लाइन यहीं से आपकी बनाई गई थी। और ये देखिए प्रश्न, यही वाला प्रश्न है जो अभी ऊपर हम लोग किए हैं। ये TRE 2.0 PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। जब हमारे टेलीग्राम चैनल से आप TRE 2 का जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उसमें 56 नंबर पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके NCERT SCERT बुक में दी गई हैं, उन्हीं से प्रश्न जो है कि आपका बन रहा है, ठीक है। देखिए खाना बनाते समय, यहाँ से देखिएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, क्या भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली देखे होंगे आप, बर्तन की तली या कढ़ाई हो, या और भी कोई जो फ्राई पैन होगा, उसमें जब आप देखे होंगे कि नीचे नीचे वाला जो जो पोर्शन होता है वो काला हो जाता है, वो किस लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यही कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपकी जो है कि क्लास 10th में दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यंत काले धुएं व पीली ज्वाला निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। तो नीली ज्वाला निकलेगी तो आप उसको जो है कि स्वच्छ समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। तो आपने जो है कि देखा, यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है कि लास्ट प्रश्न आज का, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी कि जो पादप में जो जाइलम होता है, ये पादप मतलब फ्रेंड्स ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे में जो जाइलम होता है, ये इसका कार्य क्या होता है, या ये किस लिए जाना जाता है जाइलम। तो फ्रेंड्स, ये जो जाइलम होता है, ये जो जल का वहन करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से
जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जाइलम जो होता है पादप यानी पेड़ पौधे में, ये जल का वहन करने के लिए जाना जाता है। यहाँ से देखिए जल का परिवहन, यहाँ से देखिए जाइलम ऊतक में जड़ों तनों पत्तियों की विहिनिकाएं तथा वहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। ठीक है, जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। और देखिए यहाँ से पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। तो ये जो है कि आपका पहला प्रश्न हमारा क्या है, शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो ये जो है कि प्रश्न हमारा बन रहा है कि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फालतू चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। क्या 443 केल्विन होता है, या 273 केल्विन होता है, या 290 केल्विन होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो शुद्ध एथेनॉइक अम्ल होता है, इसका जो है कि गलनांक होता है 290 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 290 केल्विन होता है शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक। देखिए यहाँ से ये चीज़ें आपकी जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में, देखिए ये क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से ये बनाया गया है प्रश्न। देखिए एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, देखिए इसका जो है, देखिए एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो एक जानकारी यहाँ से आपको मिली। और यह देखिए, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। और ये देखिए एसिटिक अम्ल के 3 या 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन। और फ्रेंड्स, अगर 290 केल्विन आपके जो है कि ऑप्शन में न हो तो देखिएगा कितना होता है, 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो है कि सेल्सियस में कितना होता है, 16.6 जो है कि डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात करेंगे तो 290 जो है कि केल्विन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। और देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपने जो है कि देखा था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बढ़िया प्रश्न है और आपके जो है कि एनसीईआरटी में और एससीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है। देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या एमिलेज या लाइपेज या न्यूक्लियस या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में जो है कि एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एमिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ से देखिए टाइलिन, ठीक है, इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, यहाँ से टाइलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया। देखिए, छोटे अणुओं में खंडित करना होगा, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। देखिए, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न बन रहा है। और इसी एमिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ से ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड
पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विखंडन कहाँ पर होता है? क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या साइटोप्लाज्म में होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया है। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। और यहाँ से देखिए पाइरूवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। देखिए पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है। और देखिए यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है तथा दूसरा उत्पाद क्या होता है? तो दूसरा उस उत्पाद इसमें जल होता है। ठीक है। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरीसृप जैसे जंतुओं में किस प्रकार का हृदय होता है? तो ये भी चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए सरीसृप जैसे जंतुओं में किस प्रकार का हृदय होता है? क्या 2 कोष्ठी हृदय होता है सरीसृप में, या 4 कोष्ठी, या 3 कोष्ठी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये देखिए फ्रेंड्स जो सरीसृप जंतु होते हैं इनका जो है कि हृदय होता है 3 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपका कहाँ से बनाया गया है? देखिए ये सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ समय तक मिलाना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर देखिए मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो मछली में 2 कोष्ठ होता है और जो सरीसृप जंतु होते हैं इनमें जो है कि 3 कोष्ठी हृदय होता है। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किस यंत्र को रक्तदाब निम्नलिखित में से किस यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है? क्या स्टेथोस्कोप से, या स्फाइग्मोमैनोमीटर से, या वोल्ट मीटर से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये देखिए फ्रेंड्स जो रक्तदाब होता है इसको हम लोग मापते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे देखिए स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब की ओर अति तनाव भी कहते हैं, उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट जाती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। तो यहाँ से जो है कि ये आपका प्रश्न था। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में भ्रमण करता है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो देखिए क्या जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में भ्रमण करता है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो ये क्या लसिका है, या ऑक्सीजन है, या प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो फ्रेंड्स ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य होता क्या है प्लेटलेट्स कोशिकाओं का? तो ये फ्रेंड्स देखिए ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स कोशिकाओं का कार्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। देखिए यहाँ से देखिए इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्रकृति के रूप में कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर
रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि ये जो वृक्क है ये एक तंत्र का भाग है और ये किससे संबंधित है? क्या पोषण से संबंधित है वृक्क, या श्वसन से, या परिवहन से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये जो वृक्क है ये आपका जो है कि उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ये उत्सर्जन से संबंधित है और उत्सर्जन आपका देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आप जो है कि ई को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वृक्क एक जो है कि उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, देखिए मानव में उत्सर्जन, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे मानव में उत्सर्जन। देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, देखिए वृक्क एक मूत्रवाहिनी एवं मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। और देखिए वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है एवं मूत्राशय में हो आ जाता है, और यहाँ पे देखिए तब यहाँ एकत्र रहता है, तब मूत्र मार्ग से यह निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका है। और यहाँ से देखिए ये देखिए यूरिक अम्ल, ये देखिए यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं और यहीं से जो है कि आपका निकलता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि फ्रेंड्स स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए स्वपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्वपोषण, तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं क्रमशः संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि स्वपोषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये सभी जो है कि आवश्यक हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर पर प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स मटर पर प्रयोग जो है कि आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। उस चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल ये मटर पर जो है कि प्रयोग किए थे। और देखिए यहाँ से देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में भी दिया गया है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, और यहाँ से देखिए मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो ये जो है कि मटर पर प्रयोग जो है कि ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है कि पता होना चाहिए कि महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र जो है कि प्राप्त करते हैं? तो माता से जो है कि गुणसूत्र जो है कि हमेशा जो है कि एक्स गुणसूत्र जो है कि प्राप्त करते हैं सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी माता से केवल एक्स ही गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। और देखिए मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। देखिए इनमें संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी में देखिए क्या होता है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक एक जोड़ा जो है कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं, और टोटल जो है कि संख्या 22 जोड़ी होती है, और एक जोड़ी क्या होती है? लिंग सूत्र कहते हैं, जिसे एक युग्म में जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। और देखिए स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा
एक्स, दोनों में एक्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र जो है कि एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अतः स्त्रियों में देखिए, सबसे पहले स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो है कि वाई वाई गुणसूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था, कहाँ से देखिए, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो वह लड़की होगी, और जिसे जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके आप जो है कि याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से गोलीय, यहाँ पे यह हम जो है कि टाइपिंग में छूट गया है, यह गोली होगा। यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच में ये जो है कि कैसा संबंध होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स आर बराबर, इसको 2f भी कहते हैं, और यहाँ पे f जब इधर आएगा तो r जो है कि r अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि f बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f भी हो सकता है। तो देखिए ये जो है कि f बराबर देखिए r/2, यहाँ पे a भी सही है, और यहाँ पे जो है कि देखिए r बराबर 2f यानी कि b भी हमारा सही है, और ये जो है कि हमारा f बराबर 2r यानी कि ये हमारा गलत है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच में ये संबंध हमारा मिला है, ए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गोलीय, या आप फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में कोई संबंध है। देखिए छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये भी अगर आपको पता रहेगा कि गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है, तो ये वक्रता जो त्रिज्या है ये फोकस दूरी की कितनी है, दोगुनी है। तो यहाँ से ये भी आपका जो है कि बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वाहनों को सुरक्षित चलाने में उत्तल दर्पणों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। यानी कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वाहनों को सुरक्षित चलाने में, यानी कि जो वाहनों के साइडों में जो दर्पण लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, या उत्तल दर्पण को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए क्या उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, या उत्तल दर्पण यह छोटी वस्तु को बड़ा बनाते हैं, या उत्तल दर्पण अंदर की तरफ वक्रित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वाहनों को सुरक्षित चलाने में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नीचे हम लोग देख लेंगे। देखिए उत्तल दर्पणों का उपयोग, इससे फ्रेंड्स TRA 3.0 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे, ठीक है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे के जो है कि चित्र को, यानी कि पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए लगाया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्श्वों में लगे होते हैं, ठीक है, तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। देखिए उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, ठीक है। तो एक आपका ऑप्शन ये था कि वो अंदर की तरफ वक्रित होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है कि क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण जो है कि बाहर की तरफ वक्रित
होते हैं और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो यही जो है कि कारण है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो पेंसिल किसके कारण हमें टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये जो है कि बढ़िया प्रश्न है और ये जो है कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। और देखिए जब फ्रेंड्स, अब देखिए एक कांच का गिलास होगा, उसमें जो है कि पानी भरा रहेगा और उसमें जो है कि आप जो कोई भी पेंसिल या पेन जब डालेंगे तो उसमें जब देखेंगे तो उसमें पेन या पेंसिल जो डाले रहेंगे वो टेढ़ी हमें प्रतीत होती है। उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण प्रकाश का प्रवर्तन है या पानी के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? ठीक है, तो ये जो है कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है कि पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। देखिए यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे अपने दिन पर दिन कुछ अनुभव को दोहराइए। देखिए यहीं से प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। देखिए पानी से भरे टैंक अथवा ताल या पोखरे की तली हमें उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये भी एक कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। और देखिए इसी प्रकार जब मोटा कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच का स्लैब हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और देखिए किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है। यह वायु तथा पानी के अंतरा पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपर सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो ये किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से और भी है। देखिए यहाँ से देखिए पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू पासरों से देखने पर वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। देखिए कांच की गिलास में पानी होगा, ठीक है, और उसमें अगर आप नींबू डालेंगे या गेंद डालेंगे तो वो आपको अपने साइज से बड़ी दिखाई प्रतीत होती है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए पेंसिल ये जो है कि टेढ़ी दिखाई देने लगी। और यहाँ से देखिए यहाँ से और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इतने आपके जो है कि एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल फ्रेंड्स आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है, यानी कि दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उस व्यक्ति में किस प्रकार का दोष होता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति दूर रखी वस्तु को देख लेता है और पास रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है स्पष्ट रूप से। तो ये जो है कि इस व्यक्ति में किस प्रकार का दोष है? ठीक है, क्या निकट दृष्टि दोष है या जरा दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आप याद रखिएगा उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु उसको दिखाई देगी लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दूर रखी वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट देख ले रहा है, यानी कि दूर की देख ले रहा है और पास की नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर की देख लेगा तो दूर दृष्टि होगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष है।
और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा जो है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और ये देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए क्या, अवतल लेंस। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए निकट दृष्टि दोष था, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। और देखिए दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो यही जो है कि प्रश्न में बना था कि देखिए कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तर है अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। ठीक है, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, क्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या अनंत होती है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अवतल लेंस की क्षमता जो है कि होती है फ्रेंड्स ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। और देखिए यहाँ से उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। और यहाँ से देखिए अवतल लेंस की जो है कि क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये जो है कि प्रश्न आपका बना था, अभी हमने ऊपर आपको दिखाया था। देखिए यहाँ से अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो अवतल लेंस की जो है कि क्षमता फ्रेंड्स ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं तो आप जो है कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप जो है कि आराम से फ्रेंड्स बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो ये बढ़िया प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, क्या वक्रता केंद्र पर निर्भर करती है या मुख्य अक्ष पर या फोकस दूरी पर या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो है कि ये फोकस दूरी पर जो है कि निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप जो है कि देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए लेंस की क्षमता, देखिए यहाँ से किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। और फ्रेंड्स यही सब लाइनें जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए P बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपको जो है कि याद रखना है। ठीक है, P बराबर 1/f, इससे जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए यहाँ से मानव नेत्र में प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रकाश जो होता है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पतली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, क्या परितारिका कहते हैं या रेटिना कहते हैं या कार्निया कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निया कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इस प्रश्न को भी आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए इसका लेंस निकाय एक सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से यही जो है कि प्रश्न पूछा गया था, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ से मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, कार्निया कहते हैं और इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, देखिए अभिनेत्र होगा, ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके कारण घटती और बढ़ती है, यानी कि फोकस दूरी
जो है कि किसके कारण घटती बढ़ती है या फोकस दूरी में किसके कारण जो है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी पछमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। पछमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि हमारी जो है कि फोकस दूरी घटती और बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि देखिए ये आप और देखिए फ्रेंड्स, ये पछमाभी पेशियों को हम लोग इंग्लिश में जो है कि सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए यहाँ से अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। और देखिए जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी क्या करती है, बढ़ जाती है। ठीक है, शिथिल होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और देखिए इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट वस्तुओं को देखते हैं तो पछमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने पर क्या होगा, इसके अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा मिलता है, तो पछमाभी पेशियों के कारण मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंग है, यानी कि लाल, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको जो है कि बताना है कि कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि लाल आपका जो है कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। ये जो फ्रेंड्स लाल है ये सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंग है। और इसको जो है कि लिख लेंगे यहाँ से, लाल सबसे कम और बैंगनी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वर्डों का क्रम है और सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, बैंगनी है, फिर उसके बाद जामुनी है, नीला है, फिर उससे कम हरा है, फिर पीला है, नारंगी है और सबसे कम अपवर्तित होने वाला कौन सा रंग है, लाल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आप जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। कम झुकने का मतलब लाल प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक जो है कि परिवर्तित होने वाला रंग है। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होती है। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं जो है कि उसी तरह का प्रश्न बनाया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, तारों का टिमटिमाना। तो फ्रेंड्स ये जो है कि तारों का टिमटिमाना क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण जो है कि होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है कि राइट आंसर है। कौन सी घटना जो है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नहीं होती है, तो ये तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। और आकाश का नीला रंग और गहरे समुद्र के जल का रंग ये जो है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है कि उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से जब फ्रेंड्स आप इनको देख लीजिए, ये आपके जो है कि एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया। देखिए तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप जाएंगे देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र के जल का नीला दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ये सभी जो है कि किसके उदाहरण हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के होती है, यानी कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के जो है कि होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है या अपवर्तित रहती है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया। देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है फ्रेंड्स भी अपान आर होता है। ठीक है, देखिए किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा रहता है। देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा रहता है, क्या बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है कि अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये आपकी जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए ये जो है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। तो यहाँ से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 100% प्रश्न इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी प्रश्नों का एनालिसिस किया सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ से जो है कि दिया भी गया है। देखिए एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे केनाल रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए ये किरणें धनावेशित किरणें थी जिसके द्वारा अतः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता था। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न 2 बन सकता है। देखिए प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 इकाई होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो नगण्य होता है फ्रेंड्स। और आवेश क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ से मैं प्रश्न को बनाया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, तो एक कोशिकीय फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कवक आपका जो है कि एक कोशिकीय नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि आपका बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय है। और अमीबा और पैरामीशियम ये क्या है, एक कोशिकीय हैं। ठीक है, एक कोशिकीय हैं। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, तो यही कवक जो है कि हमारा एक कोशिकीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडो क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये जो है कि क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन से हैं। देखिए बहुकोशिकीय जीव में फंजाई जैसे कवक और पादप और इसमें जंतु भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो है कि इसको हम लोग किण्वन कहेंगे। ठीक है, अभी किण्वन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए किण्वन कहेंगे। ठीक है, और किण्वन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई। ठीक है, और देखिए यहाँ से
किण्वन होता क्या है, तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और देखिए किण्वन के बारे में देखिए एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोनों एक साथ देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। और किण्वन की खोज जो है कि किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किण्वन की खोज फ्रेंड्स लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोनों प्रश्न को यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है जो कि आपके क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो ये आपके जो है कि क्लास 8th के एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है चित्र बनाकर, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी बढ़िया प्रश्न है क्योंकि आपके क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर के द्वारा फ्रेंड्स चेचक के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए आपके क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस में देखिए बुक में दिया गया है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए कुछ भी आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में ऐसे ही नहीं दे देता है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं चीज़ों को दिया जाता है आपके बुक में और वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए धातु के निष्कर्षण में जो है कि कोक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी आपके एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। देखिए कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये TRE 2.0 PIT में ये प्रश्न पूछा गया था और मैं इसको सबसे पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपके TRE 2.0 में पूछा गया था, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग, तो कोक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। TRE 2.0 PIT का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। अब देखिए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। ये फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 1 में पूछा गया, TRE 2 में पूछा गया और TRE 3 में। ये जो है कि PIT में तीनों TRE के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और देखिए कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये इस जो है कि थोड़ा सा जो है कि समझने का ये है। और देखिए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि फ्रेंड्स ये क्या है, वृक्षारोपण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं सबसे पहले ही बता दिया हूँ। देखिए वनो उन्मूलन एवं इसके कारण, तो वनो उन्मूलन की होता क्या है, तो वनो उन्मूलन में देखिए यहाँ से आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनो उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनो उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए वन उन्मूलन के परिणाम, तो वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। और कुल मिलाजुला के फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वन रोपण से फ्रेंड्स वन रोपण जब बढ़िया तरीके से हुआ रहेगा तो मृदा का जो है कि कटाव या अपरदन नहीं होगा, तो फ्रेंड्स बाढ़ जो है कि आने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और ये देखिए आपके जो है कि TRE ये 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिए 10 का 20 सही है।